नमस्कार साथियों, एग्जामशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर में आज नवंबर माह की अपनी तीसरी क्लास है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास। आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आपका पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव जिसका आयोजन 12 से 14 नवंबर 2025 का कहाँ हुआ था? क्या पूछा है? पश्चिमी मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्थान पूछा है, इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा जेएनयू परिसर, तीसरा संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर और चौथा ऑप्शन है राजस्थान विश्वविद्यालय। कहाँ पर युवा महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ था? वो हुआ था आपके कहाँ पर? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में आपके युवा महोत्सव का आयोजन हुआ था। और कब हुआ था? 12 से 14 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। अगर हम इस महोत्सव की बात करें तो कब से कब तक आयोजित हुआ था? ये हुआ था आपका 12 से 14 नवंबर को इसका आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इसका आयोजन हुआ था केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय त्रिवेणी नगर परिसर। कहाँ पर है? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर में इसका आयोजन हुआ था। अगर इसमें गतिविधियां देखिए भाई, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम किए गए थे? इसमें किया गया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, गेम कमेंट्री, नाटक, गीत। ये जो सारे प्रोग्राम थे वो कौन से? संस्कृत भाषा में किए गए थे। किसमें? सारे ही संस्कृत में प्रोग्राम आयोजित किए गए थे। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें, किसकी? युवा महोत्सव के उद्देश्य की हम बात करें, इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति और खेल में युवा प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना। क्या करना? सभी युवाओं को एक मंच के माध्यम से संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं के लिए मंच प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इसकी बात करें, इसमें प्रतिभागी कौन कौन है जो इसमें शामिल लेंगे, तो इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग कितने? 450 छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। संरक्षक की बात करें भाई, किसकी नज़र में इसका हो रहा है, तो कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी के संरक्षण में इसका आयोजन किया गया। और मुख्य अतिथि की बात करें, इस महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन है? वो है आपके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, हिंदू दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थ यात्री को अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? कौन सी यात्रा? हिंदू दर्शन तीर्थ यात्रा में प्रत्येक तीर्थ यात्री को अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है? पहला ऑप्शन है आपका 10,000, दूसरा 12,000, तीसरा 15,000 और चौथा 20,000। कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है हिंदू दर्शन तीर्थ यात्रा में? वो दी जाती है आपके कितनी? 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। अगर हम बात करें इस यात्रा की, तो राज्य में हिंदू दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत देवस्थान विभाग, कौन सा? देवस्थान विभाग तीर्थ यात्रियों को 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। अगर पूछे हिंदू तीर्थ यात्रा दर्शन कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। और कितनी सहायता दे रहा है? 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता ये दे रहा है। अगर हम इसमें पात्रता की बात करें भाई, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है, तो इसमें राजस्थान का मूल निवासी जिसकी न्यूनतम आयु कितनी हो? 21 वर्ष हो, हिंदू दर्शन तीर्थ यात्रा का लाभ उठा सकता है। कौन उठा सकता है? राजस्थान का मूल निवासी और न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस यात्रा के लिए राज्य के 200 तीर्थयात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने? 200 यात्रियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 21 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए न्यूनतम। अगर विभाग की बात करें तो देवस्थान विभाग के अंतर्गत ये योजना आती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस, कौन सा? पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ पर आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन आपका राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधानसभा जयपुर, तीसरा ऑप्शन आपका पीबीएम बीकानेर और चौथा ब्रह्म कुमारी संस्थान सिरोही। तो कहाँ पर आयोजित हुआ आपका पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन? वो आपके
कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब विधानसभा जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, तो किसे किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका मोहन लाल लाठर, दूसरा वी श्रीनिवासन, तीसरा उषा शर्मा और चौथा राजेश्वर सिंह। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नए मुख्य सचिव जो नियुक्त किए गए वो किसको किए गए? वी श्रीनिवासन को मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, जो कि आपके कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के मुख्य सचिव है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है किसका? इसका स्थान लिया है तो सुधांशु पंत का इन्होंने स्थान लिया है। सुधांशु पंत। तो कौन नए मुख्य सचिव बने आपके? वी श्रीनिवासन राजस्थान के नए मुख्य सचिव आपके नियुक्त किए गए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कौन सी? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 70 किलो वर्ग बार में विश्व चैंपियन बनी है। कौन बनी है? पहला ऑप्शन आपका अरुंधति चौधरी, दूसरा अश्विनी बिश्नोई, तीसरा मुस्कान पिपलोदा और चौथा विजयश्री राठौड़। इनमें से कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 किलो वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है? तो वो बनी है कौन आपके? अरुंधति चौधरी में विश्व चैंपियन बनी है। अरुंधति चौधरी की अगर हम बात करें तो कहाँ से है? राजस्थान में कोटा से। कहाँ से? कोटा से है अरुंधति चौधरी, और कौन है? बॉक्सर है। इनकी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी में इन्होंने हिस्सा लिया था और 70 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में उज्बेकिस्तान की जोकीरोवा अजीजा को 5-0 से हराकर विश्व चैंपियन बनी है। कहाँ पर आयोजित हुई थी? उज्बेकिस्तान में आयोजित हुई थी। और किसको हराया है? जोकीरोवा अजीजा को इन्होंने हराकर विश्व चैंपियन बनी है। कहाँ की है जोकीरोवा अजीजा? ये आपके उज्बेकिस्तान की है। और कहाँ पे आयोजित हुई? ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 7 स्वर्ण पदक यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के पूर्व विजेता भी ये रही है। अब तक इन्होंने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए और साथ ही यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की पूर्व विजेता भी ये रही है। कौन? अरुंधति चौधरी, जो कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। और किस खेल संबंधित है? तो बॉक्सिंग से इनका संबंध है। आगे हम बात करें, हरित भारत एक्सपो का आयोजन राजस्थान के किन 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा? कौन सा? हरित भारत एक्सपो का आयोजन राजस्थान के किन 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन आपके बीकानेर अलवर, दूसरा जोधपुर जयपुर, तीसरा बाड़मेर नागौर, चौथा टोंक भरतपुर। तो हरित भारत एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा आपके? वो किया जाएगा आपके कहाँ पर? जोधपुर और जयपुर में आपके हरित भारत एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो कब किया जाएगा? हरित भारत एक्सपो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। अगर पहले चरण की हम बात करें तो 21 से 23 नवंबर को जोधपुर के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? 21 से 23 नवंबर जोधपुर के गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया है। और दूसरा चरण इसका कब रहेगा? वो रहेगा आपका 16 से 18 जनवरी जयपुर में जेआईसीसी सीतापुरा में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कब किया जाएगा? 16 से 18 जनवरी 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। पहला किया गया था जोधपुर में और दूसरा आयोजन होगा इसका जयपुर में। इसमें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को हरित भारत एक्सपो अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे हरित भारत एक्सपो के लिए आमंत्रित किया गया है। तो किसे आमंत्रित किया गया? ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस एक्सपो का आपका उद्देश्य है। क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन कब होगा? 21 से 23 नवंबर को जोधपुर में आयोजन हुआ है और अगला होगा आपके 16 से 18 जनवरी को जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2 शहर कौन कौन से? जोधपुर और जयपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से किन परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है? हाल ही में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें किस परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई है? पहला ऑप्शन है आपका बीकानेर, जहां पर पूगल ग्राम कर्णेसर बटियाना। दूसरा ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़ के लिए रावत भाटा और ग्राम खरनई। तीसरा ऑप्शन आपका बाड़मेर के सोकरू
765 केवी सब स्टेशन। किसे इसमें भूमि आवंटित की गई है? चौथा ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। इनमें से किसको परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई है? तो की गई है तीनों को भूमि आवंटित की गई, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी को भूमि आवंटित की गई है। कौन से? आइए देखते हैं। पहला है आपके बीकानेर। बीकानेर में पुगल ग्राम कर्णिसर बटियान को भूमि आवंटित की गई और कितनी की गई है? 161.45 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई। किस लिए की गई? सौर परियोजनाओं के लिए इसको आवंटित की गई है। दूसरी की गई है आपके चित्तौड़गढ़ में रावत बाटा ग्राम खरनई में को भूमि आवंटित की गई और कितनी की गई है? 356.25 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। तीसरा हम देखिए बाड़मेर के किसको? सोखरू को आवंटित की गई, जिसमें पावर ग्रिड बाड़मेर फर्स्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड को 765 केवी सब स्टेशन के लिए 70.6 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। किसको कितनी भूमि आवंटित की गई हमने देखा है। बीकानेर को की गई 161.45 हेक्टेयर, चित्तौड़ को 356.25 हेक्टेयर और बाड़मेर को की गई 70.6 हेक्टेयर भूमि सौर परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान मंत्रिमंडल ने किन दो संस्थाओं के बीच ज्वाइंट वेंचर, कौन सा ज्वाइंट वेंचर गठन को मंजूरी दी है? कौन सी दो संस्थाएं जिनको ज्वाइंट वेंचर के गठन की मंजूरी दी है? पहला RVUNL और NTPC, दूसरा RVUNL और SCCL, तीसरा RVUNL और PGCIL, चौथा RVUNL और GAIL। किसको मंजूरी दी गई? तो वो दी गई आपके किसके? RVUNL और SCCL को इसमें मंजूरी दी गई है। अगर हम बात करें तो राज्य मंत्रिमंडल ने RVUNL, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कौन? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और SCCL सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी को गठन को मंजूरी दी। किसको? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच ज्वाइंट वेंचर के गठन को मंजूरी दी है। अगर इसमें हम इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो RVUNL की हिस्सेदारी 26% और SCCL की हिस्सेदारी है 74%। कितनी? 74%। इसमें मुख्य परियोजना क्या रहेगी? वो रहेगी आपकी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना क्षमता, जिसमें 800 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी और इसकी लागत रहेगी 9100 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। दूसरी अगर सौर परियोजना की हम बात करें, इसकी क्षमता रहेगी आपकी कितनी? 1500 मेगावाट इसकी क्षमता रहेगी और लागत रहेगी 6000 करोड़। टोटल कितने मेगावाट क्षमता रहेगी? अगर हम बात करें तो 2300 मेगावाट का इस परियोजना का लक्ष्य है, जिसमें सौर ऊर्जा है आपके 1500 और ताप विद्युत परियोजना इसमें 800 मेगावाट। आगे हम बात करते हैं 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कौन सा ओलंपिक? डेफ ओलंपिक पूछा है। कौन सा? डेफ ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? पहला ऑप्शन आपका प्रांजलि प्रसाद, दूसरा मनु भाकर, तीसरा अनुया प्रसाद और चौथा ऑप्शन आपका तेजस्विनी सावंत। तो किसने डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता किसने? अनुया प्रसाद ने इसमें 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हम बात करते हैं राजस्थान की अनुया प्रसाद और प्रांजलि प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान किसका है? अनुया प्रसाद का और दूसरा स्थान किसका है? प्रांजलि प्रसाद का। इन दोनों ने इसमें पहला और दूसरा स्थान आपका प्राप्त किया है। आगे हम बात करते हैं तो अनुया प्रसाद ने 241 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता और डेफ ओलंपिक फाइनल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितना? 241 अंक के साथ इन्होंने फाइनल में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम प्रांजलि की बात करें तो इन्होंने क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड तोड़कर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। पहली है जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। किसने किया है? प्रांजलि ने। और अपने अनुया प्रसाद है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कितने में? 241 अंक के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ने क्या बनाया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रांजलि और आपके अनुप्रिया दोनों ने ही विश्व रिकॉर्ड इसमें बनाया है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
राजस्थान में प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खुशीशाला, कौन सा खुशीशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुशीशाला कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है और प्राथमिक स्कूल के लिए? पहला ऑप्शन है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, तीसरा ऑप्शन आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, चौथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। किसके द्वारा खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है? वो किया गया आपके किसके द्वारा? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा खुशीशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खुशीशाला कार्यक्रम के, अधिकतम कार्यक्रम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने किया है? राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा खुशीशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर इस कार्यक्रम की बात हम करें, किसके द्वारा किया गया? RSCRT द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए खुशीशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है? कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों को तनाव मुक्त, सहज और आत्मविश्वासी बनाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को तनाव मुक्त, सहज और आत्मविश्वासी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक शिक्षा में इस तरह की पहल करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस तरह की पहल लाने वाला राजस्थान अपना पहला राज्य है। इसमें आपके माइंडफुलनेस एक्सरसाइज, मौन ध्यान, कहानी आधारित गतिविधियां शामिल है। क्या क्या? एक्सरसाइज, मौन ध्यान, कहानी आधारित गतिविधियां इसमें शामिल है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास, दया और करुणा का विकास किया जाएगा। किसका? दया, करुणा का विकास बच्चों में इसके माध्यम से किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अजय वॉरियर 25 भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? किसके मध्य किया जा रहा है? भारत यूके के मध्य हुआ है। कौन सा आयोजन है? 8वां इसका आयोजन है। और ये कहां पर किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है आपका पोखरण रेंज, दूसरा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, तीसरा ऑप्शन है आपका देहरादून सैन्य क्षेत्र और चौथा है सेलिसबरी प्लेन्स यूके। कहां पर इसका आयोजन किया गया है? वो किया जा रहा है कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया। किसका? अजय वॉरियर का। और कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। किसके मध्य किया जाता है? भारत और यूके के मध्य किया जा रहा है। अजय वॉरियर कौन सा है? 8वां है। भारत और यूके के मध्य इसका अभ्यास किया जा रहा है। कहां पर? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। इसकी अवधि क्या है? 17 से 30 नवंबर तक इसका अभ्यास किया जा रहा है। और इसका केंद्र क्या है? शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान। क्या है? शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियान इसका केंद्र है। मुख्य भागीदारी की हम बात करें तो भारत की सिख रेजिमेंट के 120 व यूके 2 राइफल गोरखा राइफल्स के 120 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गतिविधि की हम बात करें तो संयुक्त मिशन योजना, सामरिक अभ्यास और सिमुलेशन एवं फील्ड ट्रेनिंग इसका मुख्य उद्देश्य। इन चीजों पर इसमें फोकस किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से है? कौन सा? जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से है? पहला ऑप्शन है आपका बैडमिंटन, दूसरा रुचि, तीसरा लेक्रोस और चौथा निशानेबाजी। तो मीरा दोजा का संबंध कौन से खेल से है? तो उनका संबंध है किससे? लेक्रोस से मीरा दोजा का संबंध है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? डूंगरपुर में किया गया। और कब किया गया? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया? डूंगरपुर में किया गया। और इसी के तहत राजस्थान जनजातीय गौरव सम्मान प्रदान किया गया। किसका किया गया? मीरा दोजा को प्रदान किया गया है। कहाँ की? मानस जाडोल उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। इनका खेल है अंतर्राष्ट्रीय लेक्रोज खिलाड़ी है ये। कौन? मीरा दोजा। इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियन लेक्रोज गेम्स में भारत को रजत पदक दिलाया है। कौन सा पदक दिलाया है? रजत पदक दिलाया है। कौन सा? लेक्रोज में। और
कौन सा सम्मान दिया गया है? जनजातीय गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? मीरा दोजा को। और कहां से है? उदयपुर से है। आगे हम बात करते हैं 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में पाना देवी गोदारा ने किन इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं? किसने? पाना देवी गोदारा ने किन इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो। दूसरा ऑप्शन है आपका लंबी कूद, 200 मीटर, शॉट पुट और जेवलिन। तीसरा आपका 400 मीटर, डिस्कस, लंबी कूद, शॉट पुट। चौथा ऑप्शन आपका 100 मीटर, 200 मीटर, जेवलिन और डिस्कस। इनमें से किन इवेंट्स में पाना देवी गोदारा ने आपके गोल्ड मेडल जीता है? वो जीता है आपके किसमें? 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में 4 इवेंट्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो पाना देवी गोदारा को गोल्डन दादी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन दादी के नाम से, जो कहां से है? आपके बीकानेर से है। अगर इनकी एज की हम बात करें तो इनकी एज है 94 वर्ष इनकी एज है, और इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। इनको गोल्डन दादी के नाम से भी इनको जाना जाता है। कौन सी प्रतियोगिता है? तो 23वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कहां पर आयोजित हुई थी? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। इवेंट्स की हम बात करें तो 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं। अभी तक इन्होंने कितने? 16 गोल्ड ये जीत चुकी है। कौन जीत चुकी है? पाना देवी गोदारा, जिनको गोल्डन दादी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के बीकानेर से है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अलवर में ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया है? कौन सी योजना? ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया है? पहला ऑप्शन आपका शहीद स्मृति वाटिका, दूसरा श्री गुरु नानक वाटिका, तीसरा पर्यावरण वाटिका और चौथा अमृतवन। तो किसका लोकार्पण किया गया? तो वो किया गया किसका? आपके श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण आपके किया गया है। कहां पर? अलवर में। और अगर योजना पूछे तो कौन सी है? ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया गया। कहां पर? अलवर में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगर इस योजना की हम बात करें तो अलवर के ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के अंतर्गत श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और शहरी प्रदूषण कम करना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, हरियाली और शहरी प्रदूषण कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है आपका हर्षित जूरिया को सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास गैर पूर्वोत्तर श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिल रहा है। दूसरा, किनोई दुग्ध उत्पाद सहकारी समिति जयपुर को द्वितीय पुरस्कार मिला है। तीसरा, श्री विकास कुमार को AIT श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। चौथा, श्री हर्षित जूरिया राजस्थान के सीकर जिले से। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? वो है आपका श्री विकास कुमार को AIT श्रेणी में प्रथम पुरस्कार नहीं मिलके कौन सा मिला है? द्वितीय पुरस्कार इनको मिला है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तीसरा। अगर हम इस योजना पुरस्कार की बात करें तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 का वितरण कब किया जाएगा? 26 नवंबर 2025 को इसका वितरण किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है पुरस्कार वितरण का? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसमें अगर विजेता की हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान देसी नस्ल, जिसमें गैर पूर्वोत्तर श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है किसको? श्री हर्षित जूरिया को, जो कि सीकर राजस्थान से इनको सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास में गैर पूर्वोत्तर श्रेणी में तृतीय पुरस्कार इनको मिला है, जो कि कहां से? आपके सीकर से। कौन? हर्षित जूरिया। आगे हम बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति द्वितीय पुरस्कार। कौन सा? डेयरी सहकारी समिति द्वितीय पुरस्कार किसको मिला है? किनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति को इसका पुरस्कार दिया गया, जो कहां पर है? आपके जयपुर राजस्थान में। कौन सी? गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति को द्वितीय स्थान मिला है। आगे हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान
टेक्नीशियन द्वितीय पुरस्कार श्री विकास कुमार हनुमानगढ़ को मिला है। किसको? श्री विकास कुमार हनुमानगढ़ को कौन सा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। किसको? श्री विकास कुमार को, जो कहां से आपके हनुमानगढ़ से हैं। अगर हम इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो प्रथम पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपए इसमें प्रदान की जाएगी। तो प्रथम पुरस्कार 5 लाख, द्वितीय 3 लाख और तृतीय 2 लाख रुपए का इसमें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एनटीपीसी अंता द्वारा किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव संरक्षण के तहत वन्य जीवों को गोद लिया गया है। किसमें? कौन सा पार्क है जिसमें वन्य जीवों को गोद लिया गया है? कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? पहला ऑप्शन है आपके अबेड़ा महल कोटा, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा माचिया सफारी और चौथा नाहरगढ़। इनमें से कौन सा पार्क है जहां वन्य जीवों को गोद लिया गया है? वो है आपके कौन सा? अबेड़ा महल कोटा बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को गोद लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपके पहला अबेड़ा महल कोटा में, इसको अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को इसमें गोद में लिया गया है। अगर हम बात करें कोटा बायोलॉजिकल पार्क में एनटीपीसी अंता द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई। किसके द्वारा? अंता द्वारा, एनटीपीसी अंता द्वारा एक पहल शुरू की गई है जिसमें 5 प्रजातियों के 10 वन्य जीवों को गोद लेने के लिए 17 लाख रुपए का सहयोग किया गया है। कितने? 5 प्रजातियों के 10 वन्य जीवों को गोद लेने के लिए 17 लाख रुपए का सहयोग इसमें किया गया है। संस्थान ने यहाँ पर टाइगर, हाइना, पैंथर समेत अन्य वन्य जीवों को गोद लिया है। ये 1 साल के लिए ऐसा किया गया है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए किया गया है। 17 लाख रुपए का सहयोग इसमें किया गया है। और साथ ही प्रदेश में ऐसा पहली बार कोटा में हुआ है। कहां पर? पहली बार हुआ है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में वन्य जीवों को गोद लिया गया है। कहां पर? एनटीपीसी अंता द्वारा अबेड़ा कोटा बायोलॉजिकल पार्क में ये पहल शुरू की गई है। आगे हम बात करते हैं तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी? कौन सी? तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई? पहला ऑप्शन है आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, दूसरा इंदौर स्टेडियम दिल्ली, तीसरा शिवाजी स्टेडियम मुंबई, चौथा किंग्स कॉमनवेल्थ स्टेडियम कोलकाता। कौन सी पूछी? तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई? तो वो की गई आपके कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। तीसरी भारत राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप सवाई मानसिंह जयपुर में आयोजित की गई है। इस चैंपियनशिप में जयपुर की पद्मजा शेखावत, किसने? जयपुर की पद्मजा शेखावत ने अंडर 58 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और किसने जीता है? पद्मजा शेखावत ने जीता है। किसमें जीता है? अंडर 58 किलो भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो आयोजित की गई थी कहां पर? सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आगे हम बात करें राजस्थान सोलर एसोसिएशन परियोजना के तहत अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? किसका पूछा है? अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन पर जैसलमेर के सम क्षेत्र में, दूसरा फलोदी के बाप में, तीसरा नोखा में बीकानेर के और चौथा ऑप्शन आपका जयपुर के चाकसू में। तो कहां पर इसको स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है कि कहां पर? फलोदी के बाप क्षेत्र में इसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान सोलर एसोसिएशन परियोजना स्थान फलोदी के बाप क्षेत्र में इसका स्थापना की जा रही है। परियोजना की हम बात करें तो अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास केंद्र का निर्माण। इस योजना के तहत सूर्य मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। कौन सी? अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान विकास केंद्र के निर्माण में राजस्थान सोलर एसोसिएशन परियोजना के तहत सूर्य मंदिर का निर्माण भी किया जाएगा। साथ में सूर्य मंदिर के निर्माण में जोधपुर के पिंक स्टोन का उपयोग होगा। किसका? जोधपुर के पिंक स्टोन का इसमें उपयोग होगा। और मंदिर में ओडिशा के कोणार्क से भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा इसमें लाई जाएगी। जो सूर्य मंदिर का निर्माण होगा उसमें जोधपुर के पिंक स्टोन का उपयोग किया जाएगा और ओडिशा के कोणार्क मंदिर से सूर्यदेव की प्रतिमा इसमें लाई जाएगी। अगर इसके भूमि क्षेत्रफल की हम बात करें तो लगभग 15,000 वर्ग फीट में ये फैला रहेगा।
साथ ही देश का पहला अत्याधुनिक नवीनीकरण अनुसंधान केंद्र होगा। जो केंद्र बनेगा वो देश का पहला अत्याधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि आपके फलोदी के बाप क्षेत्र में इसको निर्मित किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के विकास और नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़े शोध को बढ़ावा देगा। साथ ही स्थानीय उद्योगों को नई ऊर्जा तकनीकों में आगे बढ़ने में सहायता ये प्रदान करेगा। कौन सा केंद्र है आपका? पहला आधुनिक नवीनीकरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र होगा, जो आपके एमएसएमई सेक्टर में विकास और नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़े शोध को बढ़ावा देगा और साथ ही उद्योगों को नई ऊर्जा तकनीकों में आगे बढ़ने में ये सहायता करेगा। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट, कौन सी? ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? इसका ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन कब किया जाएगा? अक्टूबर 2027, मार्च 2026, जुलाई 2027 और दिसंबर 2025। कब इसका आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा कब? मार्च 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम क्या रहेगा? ग्राम 2026 ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। और इस कब की जाएगी? मार्च 2026 में जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, उन्नत तकनीक का प्रसार करना और किसानों को नवीनतम कृषि समाधान उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। की घोषणा की हम बात करें तो राज्य सरकार की बजट घोषणा 25-26 के अनुपालन में संगठन शिखर सम्मेलन भागीदारी की हम बात करें तो फिक्की राजस्थान सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चयनित किसकी भागीदारी रहेगी? फिक्की की इसमें भागीदारी रहेगी और 25-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। कहां पर आयोजित होगा? सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और कब किया जाएगा? मार्च 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य की हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, उन्नत तकनीक का प्रसार करना और किसानों को नवीनतम कृषि समाधान उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। किसका? ग्राम 2026 जिसे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का। आगे हम बात करते हैं डुंगरी बांध परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? कौन सा बांध पूछा आपके? डुंगरी बांध पूछा है, जो कि कहां पर है? करौली में। इसको लेकर विवाद चल रहा है हाल ही में बनने से पहले। इसमें किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? पहला ऑप्शन आपका कोटा बूंदी, दूसरा सवाई माधोपुर और करौली, तीसरा भरतपुर और डीग, चौथा अलवर और झुंझुनू। किन जिलों को डुंगरी बांध परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो वो मिलेगी आपकी इसमें सवाई माधोपुर और करौली को इसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। डुंगरी बांध जिसमें कौन सी परियोजना? संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का हिस्सा है। किसका? पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना से सवाई माधोपुर और करौली जिलों की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कितनी? 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बांध बनने से क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध होगा। और इसमें कितने गांव डूब क्षेत्र में आ रहे? तो 16 गांव इसमें डूब क्षेत्र से प्रभावित होंगे। यह बांध बनास और मोरेल के बहाव क्षेत्र में पानी भरने के हिसाब से बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पूछी? बताए। बनास और मोरेल नदी के बहाव क्षेत्र में पानी भरने के हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। कौन सा बांध है? डुंगरी बांध, जो कि आपका कहां पर है? करौली में। कौन से जिलों को सिंचाई मिलेगी? तो सवाई माधोपुर और करौली के लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचित की जाएगी और पर्याप्त पेयजल भी इसमें उपलब्ध होगा। दोस्तों, इस प्रकार से अपने साप्ताहिक करंट अफेयर में नवंबर माह की तीसरी क्लास थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।